नमस्कार, मैं मंजू रानी, विज्ञान शिक्षिका, केसी बालिका उच्च विद्यालय झरिया। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए बच्चों, हम इस अध्याय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर आपस में सीखेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय में जो शब्द है जैव प्रक्रम नाम है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह जैव प्रक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द है जैव। इस जैव को हम क्या कह सकते हैं? इस जैव को हम कह सकते हैं यह सजीवों से संबंधित है। जैव का अर्थ जीवन, जैव का अर्थ जीव। प्रक्रम का संबंध प्रक्रिया से होता है, यानी सजीवों में होने वाली प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी जैव, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली प्रक्रिया। तो पूर्व की कक्षाओं में आपने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा होगा। आपने वहाँ ये भी पढ़ा होगा कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ होता है और प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीवों का जो शरीर है वह कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यह कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। इसके बाद ये जो ऊतकें हैं, बहुत कई प्रकार के ऊतकें यह अंग और अंगतंत्र बनाती हैं। यह अंग और अंगतंत्र मिलकर एक किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। इन सजीवों में चाहे वह पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार के चीज़ें आती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे किसी भी जीव का जो शरीर है उसके अंदर बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित संरचना होती है। इन संरचनाओं को निरंतर रूप से चलाने के लिए उसके अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो हम इस अध्याय में इन्हीं अनुरक्षण के लिए जो भी क्रियाएं संपादित होती हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैव प्रक्रम। सभी जीवों का शरीर जो जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और यह जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। चाहे वह जीव विश्राम की अवस्था में हो या कार्य कर रहा हो, ये सभी प्रक्रियाएं निरंतर उसके शरीर के अंदर चल रही होती हैं, जिसके कारण वह अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाता है। तो अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम देखते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इस जैव प्रक्रम में कई प्रकार की क्रियाएं आती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। विस्तृत रूप से इनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें जो है पहले समझनी आवश्यक है। जैसे पोषण क्या है? पोषण, हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इन सभी क्रियाओं को करने के लिए। तो यह जो ऊर्जा है, उन ऊर्जा के स्रोतों का शरीर के अंदर प्रवेश कराना और उन्हें इस लायक बनाना कि वह अगली जो प्रक्रिया है उसमें वह भाग ले सके, पोषण कहलाता है। अगर हम सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में कहें तो हम इस तरह से उसको समझ सकते हैं। उसके बाद उन जो पदार्थ हैं, जो अवशोषित पदार्थ हैं, उनका से घटित होकर ऊर्जा के रूप में उनका बदल जाना जो है वह श्वसन के अंतर्गत आता है। इन सभी गैसेस जो हैं उनका या पोषक तत्वों का शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचना आवश्यक होता है। इसके लिए शरीर में एक प्रकार का
तंत्र होता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं या उसे वहन कह सकते हैं। इसके बाद इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप जो कई प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, विषैले पदार्थ जो हैं वह शरीर के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, जिनका शरीर के बाहर निष्कासन आवश्यक होता है। तो इस प्रक्रिया के लिए को हम उत्सर्जन के रूप में कहते हैं कि यह उत्सर्जन का कार्य हो रहा है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन इत्यादि आते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में, एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पोषण जो है वह शरीर में ऊर्जा के स्रोतों का भोजन के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करना, उन भोजन को उस भोजन में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका सरलीकरण करना और उनका अवशोषण करना, उसको अनुरक्षण के लिए उसको उपयोगी बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत आती हैं। यानी अगर हम कहें कि शरीर में हम जो भोजन लेते हैं केवल वही पोषण है, ऐसा नहीं है। पोषण वे सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत जो है वह भोजन के अंदर उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनका सरल रूप में टूटना, यानी जिसे हम पाचन कहते हैं, जिसे हम पाचन की क्रिया कहते हैं, वह होता है। तो पोषक के आधार पर जो हमारे जो जीव हैं उनका जो शरीर है वह दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पोषण के आधार पर सभी जीवों को दो समूह के अंतर्गत बांटा जाता है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। तो पोषण के पहले भाग में जहाँ पर स्वपोषी पोषण होता है वह कहाँ होता है? तो वह जितने भी हरे पौधे हैं उन सभी में स्वपोषी पोषण होता है। और यह स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो यह पोषण वह तरीका है जिसमें कोई भी जीव जो है अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थों को लेकर वह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। यानी पोषण का वह तरीका जिसमें वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बहुत ही सरल तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करें तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी पौधा, जो हरे पौधे हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अजैव पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरे भाग में हम देखते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए वह अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे हम देखते हैं मानव एवं अन्य जीव, जैसे हम देख रहे हैं मानव एवं अन्य जीव। और स्वपोषी पोषण के उदाहरण क्या हो गए? हरे पौधे। तो इस प्रकार से पोषण को हम लोग दो भागों में देख रहे हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण के बारे में हम देखेंगे कि स्वपोषी पोषण में जो भोज्य पदार्थ बनाने की जो यह प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है। तो स्वपोषी पोषण में भोजन बनाने की, स्वयं भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। आइए हम देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर हम एक शब्द देख रहे हैं,
ऊर्जा संचित के रूप में। यानी ऊर्जा जो है, जो बाहरी ऊर्जा है, जो भोज्य पदार्थ की ऊर्जा है, वह ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से संचित होती है। तो वह ऊर्जा यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। और ये पदार्थ जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसको हम एक यहाँ पर एक समीकरण की सहायता से देखते हैं। यह एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है और इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि गैस का निर्माण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। इसमें आप देखिए 6CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो उत्पाद बनते हैं वह बनते हैं C6H12O6, यानी इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। 6O2 यानी ऑक्सीजन और 6H2O यानी जल, यानी O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और C6H12O6 को हम ग्लूकोज कहते हैं। तो यह जो समीकरण है, इस समीकरण को आप देख सकते हैं कि यह समीकरण एक प्रकार से संतुलित समीकरण है और संतुलित समीकरण इसको आप खुद भी इसको संतुलित करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या हुई। तो इसमें पहला है सूर्य का प्रकाश, यानी जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यह क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक होता है। दूसरी सामग्री है वह है क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो यह क्लोरोफिल पौधों के जो पादप कोशिका है, उस कोशिका के क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग हैं, जो प्लास्टिड्स हैं यानी लवक हैं, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के में क्लोरोफिल जो है वह हरे रंग का मौजूद होता है। यह क्लोरोफिल जो है एक बहुत ही आवश्यक सामग्री है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरा भाग है इसका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसे वह वायुमंडल से प्राप्त करता है। पौधे इसे वायुमंडल से लेते हैं। अगला है जल, यानी जल जो है यह इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कैसे जल जो है वह टूटता है। तो आप देखिए, जल जो है वह जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री को हम इसमें देख सकते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। अब देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है, उसमें पत्तियों के अंदर जो है क्लोरोफिल जो मौजूद होता है, वह आप यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, और यह प्रकाश ऊर्जा कहाँ पे है? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वह प्रकाश ऊर्जा है, इसे वह क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। इसके बाद इस प्रकाश ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। उसके बाद जल के अणुओं का यानी H2O का, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वह अब घटित होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस के रूप में, वह विघटित वहाँ पे हो जाता है, जिसका अपघटन होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इन आयंस, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन टूटते हैं, इनके साथ मिलकर वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है वह ऊर्जा संचित के रूप में वहाँ पर पत्तियों में
होता है जो बाद में पौधे के अन्य भागों तक वहन यानी जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह हरे पौधों में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यह जो पत्तियों में जो यह क्रिया होती है तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यह कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में कैसे आता है। तो इसके लिए आप देखें तो पत्ती की सतह पर कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और यह रंध्र इंग्लिश में हम इसे स्टोमेटा भी कहा जाता है। अब इस रंध्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? इस रंध्र का क्या काम है? यह रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो होता है वह इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ऐसे हरे पौधे जो हैं उनके कई सारे उनके तने या अन्य भागों से भी के जो सतह होते हैं उनसे भी गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जो इन छिद्रों के द्वारा गैसों का अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में आदान प्रदान होता है, इसलिए यहाँ पे रंध्र का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह जलवाष्प के रूप में वह जो है रंध्र के द्वारा निकल जाता है। तो यह रंध्र का जो कार्य है वह कार्य बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आप देखिए, इस चित्र में आप देखिए कि यह एक रंध्र पत्ती के अंदर, पत्ती की जब अनुप्रस्थ काट कर जो हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये एक रंध्र के को जो हम देख रहे हैं, तो यह रंध्र के ऊपर आप देखिए कि द्वार कोशिकाएं होती हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स कहते हैं। यह गार्ड सेल्स जो है इसी रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना, इन्हीं द्वार कोशिकाएं जो है इसको नियंत्रित करती हैं। और इन्हीं के अंदर यहाँ आप देखेंगे कि इनके अंदर हरे रंग की जो कोशिकाएं दिख रही हैं वह हरित लवक होती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये क्लोरोप्लास्ट। तो द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र और हरित लवक आप देख रहे हैं इन चित्र में इन सबको। इसके बाद हम देखते हैं कि रंध्र का खुलना और बंद होना किस प्रकार से होता है। तो रंध्र का खुलना, ये रंध्र खुलता कब है और बंद कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब गैसों का आदान प्रदान होता है, तो जब गैस अंदर आती है तो उस वक्त जो छिद्र हैं वह खुल जाते हैं, और जिस वक्त प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है उस वक्त ये रंध्र जो है वह बंद हो जाते हैं। तो इनका फैलना और सिकुड़ना जो है इन द्वार कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रित ये होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इन चित्र में आप देख सकते हैं कि एक में रंध्र खुला हुआ है, रंध्र चौड़ा है, और दूसरी चित्र में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रंध्र जो है वह सिकुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से रंध्र जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आगे देखते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण जो है पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन यानी अपने पोषण के लिए वह अन्य जीवों के ऊपर निर्भर करता है, उनसे अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करता है। तो उनके भोजन के आधार पर उन्हें तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राणी संपोषण, जिसको हम इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा इसका भाग है मृतजीवी पोषण, और तीसरा भाग है परजीवी पोषण। तो पोषण की ये विधियां जो हैं वह विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आती हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राणी संपोषण क्या है। इसमें जो है कोई जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका जो पाचन होता है वह शरीर के अंदर होता है। मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक पोषण, इसमें नाम से ही स्पष्ट है, मृत जीवी यानी मृत जीवों के ऊपर से अपना पोषण रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करना। मृत जीवी अपने भोजन को किसी भी मृत जीवों के शरीर पर या कोई कार्बनिक सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन पर रहकर उनसे प्राप्त करते हैं। तो ऐसा पोषण जो है वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। आप देखिए इसके उदाहरण जो है फफूंदी और कवक। ये सब जो हैं आप देखते होंगे, यह जो कवक है या फफूंदी है, ये सब आप देखते हैं कि जहाँ पे भी नमी होती है या कोई भी जो सड़ा गला पदार्थ होता है उनके ऊपर यह उग जाता है और वहीं से अपना यह भोजन प्राप्त करता है। इसके बाद तीसरा भाग है परजीवी यानी पैरासिटिक। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी परजीवी यानी दूसरे जीवों के अंदर या वह बाहर रहकर अपना जीवन यापन करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे अमरबेल, जू, फीताकृमि इत्यादि। फीताकृमि हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है जो हमारे आमाशय में मौजूद होता है, और जू शरीर के बाहर। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह अन्य पौधों के ऊपर वह जो है वह अपना रहता है, वह उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरह से विषम पोषी पोषण जो है उसके आधार पर ये 3 प्रकार हो गए। तो इस भाग में हम लोग ने देखा कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रियाएं आती हैं, और उन प्रक्रियाओं में पोषण के बारे में हमने देखा। पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हमने इस भाग में देखा, और उसके बाद हम विषम पोषण के बारे में देख रहे हैं। अगले अध्याय में हम मनुष्यों में पोषण की विधि को समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विराम देती हूँ अपनी बात को। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए के साथ। धन्यवाद।